बाबू राजचंद्र दास अपने आप को क्या समझते हैं? वो समाज के बाहर है, ना कि समाज के पति। सारे हिंदू पंडित लोग कह रहे हैं कि राजा राम मोहन के तर्क नास्तिक के लक्षण हैं और वो उस तर्क को साबित करने में लगे हुए हैं। आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं बताइए? जेठ जी अगर किसी बात पर विश्वास करते हैं ना, तो आप जबरदस्ती उन पर गुस्सा होके 4 बातें सुनाकर उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। दरअसल दीदी इन सब बातों को लेकर चिंता में है। बड़ी माँ, चाचा जी वो सब बहुत परेशान है। ऐसे में आप भी अगर इतना चुप! बिल्कुल चुप। मैंने हमेशा देखा है कि तुम्हें जेठ जी के लिए ज्यादा ही चिंता लगी रहती है ना? और हो भी क्यों ना। राजचंद्र दास धर्म विरोधी काम करता है, इसलिए लड़कियों को इतनी आजादी देता है जिससे कम से कम वो लोग नास्तिक धर्म के पक्ष में रहे। इसीलिए लड़कियां उस राम मोहन की टोली को इतना समर्थन देती है। हिंदू धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं वो लोग। इतना सब कुछ समझने की बुद्धि लड़कियों में नहीं है। सुनो, तुम आखिरी बार कह रहा हूं, अगर मैंने देखा कि तुम अपनी जेठ जी की तरफदारी कर रही हो या उनके हिसाब से कुछ काम कर रही हो, तो मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये तुम याद रखना। इतने दिनों से मैंने आपकी बातों को कभी भी टाला है क्या? बोलिए। मैं तो ये नहीं कह रही कि जेठ जी जो भी कह रहे हैं वही सही है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप सब लोग मिलकर अगर इतना गुस्सा करेंगे तो सारी समस्याएं क्या दूर हो जाएंगी? चंदर की पत्नी के साथ घुल मिलकर और कुछ ना सही, तेरी पत्नी कुछ ज्ञान की बातें सीख गई है ना अभय? सुनो बहू, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, मेरे अभय को बेटा देना। पुरुषों के विवादों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गई ना? अभी तुम मंदिर जाओ, हर मंदिर में जाके सर झुकाओ। बेटा ही देना होगा, और अगर तुम वो नहीं कर पाई तो तुम्हारी भाग्य में बहुत कष्ट होगा, समझ लो। मैं तो दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ माँ जी। बेटा होना तो उनके हाथ में है। आप ही बताइए मुझे और क्या क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने के लिए राजी हूँ। नौटंकी मत करना यहाँ पे। जाओ जाओ जाकर किसी साधु सन्यासियों से पूछो, कोई पेड़ की जड़, ताबीज, कवच, ये सब तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। सुन लो सरजू, अभी मैं तंदुरुस्त और खूबसूरत बेटे का चेहरा देखना चाहता हूँ। बाबू राजचंद्र दास के कोई बेटा नहीं है। अगर हमारे बेटा हो गया तो चाचा जी इस दास वंश की पूरी संपत्ति मेरे नाम करने पर मजबूर हो जाएंगे और कोई चारा नहीं रहेगा उनके पास। अभय का साहस देखकर मैं आश्चर्य हो रहा हूँ। वो खुद को क्या समझ रहा है? दिन ब दिन बदतमीज बनता जा रहा है और अपनी पत्नी के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है। रोज रात को वो घर से बाहर रहता है, रंगरलियां मना रहा है। उसके मुंह पर धर्म की बातें सब ढोंग है। आप थोड़ा शांत हो जाइए। माँ ने कहा ना आपको शांत होने के लिए। शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं बताओ तो रानी? अभय तो हमारे परिवार का ही है। हर दिन वो गलत राह पर जा रहा है। ये देखने के बाद मैं कैसे चुप रहूं? वो मुझे अधर्मी कह रहा है। जिसको जो मर्जी बोलने दीजिए, इससे आप गलत नहीं बन जाते हैं। लेकिन रानी, मैं धर्म की बातों को सहन नहीं कर पाता। धर्म के नाम पे हिंदू ब्राह्मण लोग इस समाज पर कितना अन्याय कर रहे हैं। क्या अभय को इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं? लीजिए लीजिए, पानी पी लीजिए। लीजिए। क्या हुआ? पानी पीने से दिमाग ठंडा होगा। पीजिए। क्या हुआ? पीजिए ना। अभी आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। जो धर्म आपको शांत नहीं कर पाया, उस धर्म की बात करके आपको क्या लाभ होगा? इसका मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मैं अपने विश्वास और तर्क के हिसाब से नहीं चलूंगा? देखो रानी, मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि मेरा विश्वास और तर्क कोई भी गलत नहीं है।
प्रमाण? कैसा प्रमाण? धर्म किसी प्रमाण पर निर्भर नहीं करता है, धर्म विश्वास पर निर्भर करता है। रानी, विश्वास और अविश्वास में एक अंतर होता है। छोटे मालिक, जरा नीचे चलिए, बाहर के आंगन में। क्या हुआ है सरदार? जी, वहां जाने से आपको सब पता चल जाएगा। चलिए। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, जरा जल्दी नीचे चलो। नीचे कोई आई है और वो बहुत रो रही है। ये क्या कह रही हो? चलो नीचे चलो। हाँ हाँ चलो। बुलाओ बुलाओ, तुम लोगों के मालिक को बुलाओ तो जरा। मैं पूछती हूँ, इतने कम दाम में इतना बड़ा महल कैसे बनाया उन्होंने? ये जमीन जायदाद सब कुछ मेरी माँ का है। नीलू दासी तो मर गई है, लेकिन उससे पहले तुम लोगों के मालिक ने धोखेबाजी से मेरी माँ की जमीन ले ली थी। तेरी इतनी हिम्मत कि मालिक के बारे में ऐसी बातें कर रही है। पता है, तेरी जैसी कई महिलाएं इस घर में काम करने के लिए आती हैं। धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मुनीम जी, इतना शोर क्यों है? छोटे मालिक, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये हमारा सर खा रही है। मुनीम जी, जो कुछ भी हुआ है ना, सबने देखा है। कौन है और क्या चाहती है? क्या बताऊं छोटे मालिक, कई साल पहले इसकी माँ नीलू दासी से हमारे मालिक ने ये जमीन खरीदी थी। उसके सारे कागजात हैं हमारे पास। है, चाहिए तो दिखा देता हूँ सब। और अब कह रही है कि वो जमीन इसे वापस चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? सुनिए, सब लोगों ने ना मुझे बताया है यही कि मेरी माँ के साथ धोखेबाजी करके ये जमीन ली गई है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये जमीन वापस चाहिए। लेकिन अब मेरे पास घर बार कुछ नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बताइए? ये जमीन मुझे वापस चाहिए। जमीन क्या कोई मिठाई है? जो मांगेगा उसे दे देंगे। सुनिए मुनीम जी, अगर ये जमीन मुझे वापस नहीं मिली ना, तो आप लोगों का सर्वनाश होगा। गरीब का श्राप लगेगा आपको। देखिए, आप श्राप का डर मत दिखाइए, वो सब मैं नहीं मानता। सच बताइए तो, आपको कहीं रहने की जगह नहीं है क्या? छोटे मालिक, इसकी बातों का विश्वास मत कीजिए, ये बहुत चालाक है। क्यों? गरीब हूँ इसलिए मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? और आप लोग पैसे वाले हो इसलिए आप लोग हमारे साथ अन्याय करेंगे। और सुनिए मुनीम जी, आप इनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? लेकिन इसे देखकर तो लग नहीं रहा कि ये झूठ बोल रही है। लगता है वो मुसीबत में है। मुनीम जी, पहले इनकी रहने की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद पिताजी के वापस लौटने के। चाचा जी के वापस आने से पहले इस अनजान महिला को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। और इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे ही महल में खड़ी होकर हमें ही बदनाम कर रही है। और हम लोग ये सब मूर्खों की तरह सुन रहे हैं। मुनीम जी, इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए। अभय, जरा मेरी बात सुनो। रुक जाइए भैया, ये सब मैं संभाल लूंगा। आप बस नाना जी को बुलाइए। सुबाला, बतासी, इसे बाहर निकालो। ए, चलो चलो निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं?
मत जाइए। उनका दिमाग बहुत गर्म है, आपको बुरा भला कह देंगे। तुम लोग मारोगे, फिर भी नहीं जाऊंगी। जमीन, गरीब की जमीन खा गए तुम लोग। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा मुझे छोड़ दो। आइए आइए नाना जी। आज सुबह से तो आप यहाँ आए नहीं। सब लोग गुरुदेव की सेवा में यहाँ व्यस्त है। नाना जी, यहाँ पर एक घटना हो गई है। अब क्या घटना हो गई? कोई घटना नहीं हुई है नाना जी। मैंने नीलू दासी की बेटी को धक्के मारकर निकालने को कहा है। नीलू दासी? कौन है वो? नाना जी, वो लड़की बता रही थी कि पिताजी ने उसकी माँ के साथ धोखेबाजी की है और बहुत कम दाम में उसकी जमीन खरीदी। उस लड़की की हालत खराब है, कहीं रहने की जगह नहीं है। उसने आके रोके ये सब बातें बोली और भैया ने विश्वास भी कर लिया। नाना जी, आप ही बताइए, इतने दिनों बाद वो लड़की जो आके कह रही है, उसका कुछ मतलब है? अभय, वो लड़की मुसीबत में है इसलिए आई है। रुको 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 रुको, मुझे जरा ये मामला समझने दो। नीलू दासी की बेटी इतने सालों बाद? हाँ, वो भी जमीन के कारण आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आके चिल्ला के बोल रही है कि चाचा जी ने उसकी माँ के साथ धोखेबाजी की है। आप उसकी हिम्मत देखिए। और भैया है कि उसको इस घर में शरण देने की बात कर रहे थे नाना जी। नाना जी, अब आप ही कुछ बोलिए। राम मोहन राय के प्रभाव के कारण भैया दुनिया की सारी लड़कियों को बेबस और लाचार समझते हैं। अभय, बिना मतलब की बातें मत करो। रुको चंदन, उस लड़की ने ऐसा क्या कहा कि प्रीतराम दास ने जमीन खरीदते वक्त उसकी मां के साथ धोखा किया? हाँ, और क्या कह रहा हूं मैं? जमीन, गरीब की जमीन खा गए तुम लोग। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा मुझे छोड़ दो। कौन? किसमें इतनी हिम्मत जो प्रीतराम दास को ठग कहे? कौन है वो? अरे प्रीतराम, तुम सात बेरिया से वापस आ गए, क्या हुआ वहां? सात बेरिया के जमींदार रामानंद रॉय उनकी प्रजा को ठग के मुझे बांस के वृक्ष बेचने की फिराक में थे। मैं उनके मुंह पर ना बोल के आया हूं और यहाँ मुझे लोग ठग कह रहे हैं। कौन है वो? चाचा जी, नीलू दासी। जिससे आपने ये जमीन खरीदी थी, उसकी बेटी यहाँ आके ये बातें बोल रही थी। किसने उसे घर में घुसने दिया? किसने घुसने दिया? मुनीम, मुनीम! अब मुनीम जी तो उसको निकालने वाले थे चाचा जी, लेकिन भैया तो दयावान बन गए थे, उसको शरण देने की बात कर रहे थे। अब भाई, यहाँ दयावान बनने की बात कहां से आ गई? कोई संदेह नहीं कि वो लड़की मुसीबत में थी, इसलिए वो इस घर में आई थी। चंदर, तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो। तुम्हारे बाप को कोई ठग कह रहा है और तुम उसे घर में शरण दे रहे हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है चंदन, आश्चर्य हो रहा है। पिताजी तो बहुत गुस्सा हो गए हैं। कैसे कहूँ उनसे न्याय दिलाने की बात, लेकिन उस लड़की का क्या होगा?
अच्छा दीदी, बाहर के कमरे में क्या बातें हो रही है, क्या सुना? पिताजी बहुत गुस्सा हो गए हैं। पिताजी कह रहे हैं कि उस लड़की को किसी भी हाल में इस घर के अंदर नहीं रख सकते। लेकिन छोटी बहू, ये बात तो गलत नहीं है। जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के चाचा जी का नाम बदनाम कर रही थी, उससे तो। लेकिन वो लड़की तो बर्बाद हो चुकी है, उसके पास रहने की जगह नहीं है। ये बात समझ नहीं आई तुम्हें? लेकिन दीदी, ऐसा होगा तो फिर क्या वो झूठ बोलेगी? इस तरह से चिल्लाएगी क्या? छी छी। पता है सरजू, हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत थी। वो सबके साथ झगड़ा करती थी, कोई उसे पसंद नहीं करता था। मैंने एक दिन उसके घर में जाके देखा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसका घर बार सब कुछ उसके बच्चों ने छीन लिया था, फिर भी वो अपशब्द बोलती थी। मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पुतू दीदी, ओ पुतू दीदी, एक बार जाइए ना, जाके देखिए ना वो लड़की कहाँ गई। जाइए ना। लेकिन छोटी बहू, दया कीजिए, एक बार जाइए ना, जाइए ना एक बार। अगर कोई पूछे तो मेरा नाम ले लीजिएगा। जाइए ना एक बार। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। सबके लिए तुम्हारे दिल में इतनी दया क्यों रहती है, मुझे नहीं पता। सच में दीदी, अब तो उसको जानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए आप इतनी परेशान हो रही हैं, इस तरह से रो रही हैं आप। एक इंसान मुसीबत में है, बाहर पता नहीं कहाँ भटकती रहेगी। देखने से तो शादीशुदा लग रही थी, शायद उसके पति ने उसे स्वीकारा नहीं होगा। लेकिन दीदी, वो किसी को पता चला तो सत्यानाश हो जाएगा। सरजू, तुम यहाँ से चली जाओ। देवर जी को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। ऐसे ही देवर जी उस लड़की को इस घर के अंदर आने के लिए मना कर रहे थे। तो तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ। आप वापस लौट आए। सुना है बाहर के महल में कुछ शोरगुल हो रहा था। मैं तो पूजा घर में थी, इसलिए पता नहीं है। आके सुना, सोचा था एक बार देखने जाऊंगी। अच्छा, क्या हुआ है बाहर के महल में? नीलू दासी याद है तुम्हें? हाँ। इतने साल बाद उसकी लड़की इस घर में आकर चिल्ला रही थी। क्या कह रही थी पता है? मैंने उसकी माँ से धोखाधड़ी करके ये जमीन खरीदी है। क्या उस लड़की ने ऐसी बात बोली है? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें तो आजकल कुछ भी पता नहीं रहता माया। तुम्हें तो उसे अंदर महल में बुलाकर 2 थप्पड़ मार देने चाहिए। मेरे किसी दुश्मन ने उसे भेजा होगा मेरे विरुद्ध साजिश करने के। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। गुरुदेव तो चले जाने वाले हैं, इसलिए उनके जाने का आयोजन कर रही थी, इसलिए पूजा घर माना महल में बार बार जाना पड़ रहा था। वो तो अभी माना महल में ही है, इसलिए इन सब के बीच में इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं जरूर। बुआ जी, आपने सुना नीलू दासी की बेटी क्या कह रही है? सुना है, सब कुछ सुना है। अभी गलती का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन तू जुगी पर क्यों गुस्सा कर रहा है? भूलना मत, उसकी चाची माँ अब भी जिंदा है। ओ चाची माँ, सुनिए ना, इनकी कोई गलती नहीं है। सच में मेरी ही गलती है। मुझे हर तरफ ध्यान रखना चाहिए था। उस लड़की से बात करनी चाहिए थी। मैं अभी उस लड़की से बात करती हूँ, देखती हूँ। रुको। वो लड़की अभी इस घर में नहीं है। अभय ने उसे इस घर से निकाल दिया है। और तुम्हें पता है, तुम्हारा बेटा सब कुछ जानने के बाद भी उसे इस घर में शरण देना चाहता था। इस घर में उसे आने ही नहीं देना चाहिए था। प्रीतराम, उस साधारण सी लड़की से तू इतना डर क्यों रहा है बता? क्या तुझे इतने सालों के बाद अफसोस हो रहा है? बुआ जी, मैं व्यापारी हूँ। सब कुछ नाप तोल के खरीदना ही मेरा दस्तूर है। यह आदत ना होने से मैं इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता था।